3,000 बहनों को देंगे। शिवराज जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, बहनों ने भरोसा किया, 3,000 नहीं मिला, एहसास नहीं होता उनको। विधायकों से थोड़ी पूछा गया कि कौन आपका मुख्यमंत्री होगा, इसलिए पर्ची के मुख्यमंत्री। बीजेपी वाले कहते हैं मोदी जी की जीत है। बीजेपी की जीत कम थी और हमारी हार ज्यादा जी। चेहरे हार गए आप, किसने हरवा दिया? इस बार 29 में से कितनी सीटें जीत लेंगे? प्रदेश को ना इस समय बीजेपी में जाने की उनकी चर्चा जोरों पर थी। क्यों सरकार आप चला नहीं पाए? क्यों गिर गई सरकार? 500 विधायक बेचे खरीदे गए। यहाँ 25 करोड़ में बिके विधायक। तो आपकी पार्टी उनको गद्दार कहती है, पीठ में छुरा भोंककर सरकार गिराकर चले गए। मैं राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड की बात बता रहा हूँ। देखिए आप भी देखो ऐसा राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं जी। एक एक करके देखिए ना, सिंधिया तो मैंने एक नाम गिनाया और उसको भी गालियां खानी पड़ रही नरेंद्र मोदी के कारण। चुनाव कहां जीत रहे हैं? जब तक नेता चुनाव ना जीते तब तक हम ये कैसे कह दें कि बड़ा नेता बन गया? आखिरी चुनाव है देश में ये, क्योंकि बीजेपी में तो देखा होगा आपने, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा दिया। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप अब तक का किसे मानते हैं? मध्य प्रदेश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? देश का सबसे तेज युवा नेता आप किसे मानते हैं? सबसे ज्यादा एनर्जेटिक नेता इस देश का आप किसे मानते हैं? सबसे ऊर्जावान, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, सबसे ज्यादा मेहनती नेता कौन है? सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है? क्या राहुल गांधी पीएम बनेंगे? प्रियंका पीएम बनेंगी? मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या इंडिया का पीएम फेस बना देना चाहिए? क्या कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज मैं इंटरव्यू करने आया हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी सिर्फ एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि देश के सबसे युवा और सबसे तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं। और मध्य प्रदेश में इस समय इनके कंधों पर 29 सीटों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्वागत आपका न्यूज 24 पर। नमस्कार, धन्यवाद। जीतू भाई, कैसा चल रहा है प्रचार? अच्छा है, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, मोदी जी के 10 साल का हिसाब पूछ रहे हैं। अभी रिसेंट 23 का इलेक्शन हुआ, जो मोदी गारंटियां थी उनका भी बात लोगों से कर रहे हैं, प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया हुआ है कि अब की बार 400 पार, 29 की 29 रिजल्ट आएंगे तो परिवर्तन रहेगा, आश्चर्यजनक परिवर्तन रहेगा। और मैं मानता हूं कि देश को वैसा डिलीवर भी नहीं किया है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा नैरेटिव बनाया जा रहा है। पब्लिक एहसास कर रही है, परिवर्तन करे, एहसास कर रही है। तो अभी तो आप हारे, 4 महीने पहले इतना बुरी तरह से हारे आप चुनाव, तो ऐसे में आप कैसे कह रहे जनता आपके साथ है? राजनीति में जो जनादेश मिलता है उसको भी अस्वीकार नहीं किया जाता। जो जीता वो सिकंदर, वो हो गया। पर जो कारणों से जीते थे वो कारण पूर्ण हुए क्या? उन्होंने कहा था हम 3,000 बहनों को देंगे। शिवराज जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, बड़े बड़े पांडाल सरकारी लगा के कह रहे थे, खाना खिला के कह रहे थे। बहनों ने भरोसा किया, 3,000 नहीं मिला, एहसास नहीं होता उनको। 2700 के गेहूं की बात हुई थी, 3100 के धान की बात हुई थी। किसान ठगा गया, आज तक एक शब्द भी नहीं बोला गया। बात हुई थी शिवराज सिंह के चेहरे की, बात निकाल दिया पर्ची का मुख्यमंत्री। मोदी की पसंद का मुख्यमंत्री निकले हमारे मोहन भैया। असल में तो वो न विधायकों के नेता थे न जनता के नेता थे। तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया थी कि जिस कारण से वो जीते थे वो अब विपरीत उनके काम कर रहे हैं, विरोध में काम। आपने बहुत सारी बातें कह दी, मैं भूल जाऊंगा। पहला सवाल, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं लाडली बहना जो शिवराज जी ने शुरू की थी वो इस सरकार ने बंद कर दी? नहीं, बंद नहीं किया, पर 3,000 का वादा किया था चुनाव बाद, वो भी नहीं दिया। बंद जैसा पहले मिल रहा था उतना ही मिल रहा है। जितना पहले नहीं, जितना सजबाग दिखाया गया था, शुरुआत की गई थी और उसके आगे बढ़ा ही नहीं गया है। बात ये नहीं, उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने 8,500 रुपया पर मंथ पर महिला को देने का वादा किया है। वो हम बात घर घर ले जा रहे हैं। उसके एकदम अगेंस्ट जो कांग्रेस 5 न्याय की बात करती, वो भी घर घर जा रहा है। मैं मानता हूं कि उस चुनावी वचन पत्र, न्याय पत्र को लेकर नरेंद्र मोदी कितने विचलित है, जनता पे कितना असर हो रहा होगा, इससे ही एहसास करें इस बात का। ओके, अब आपने कहा पर्ची वाले मुख्यमंत्री, ना विधायकों के मुख्यमंत्री, सिर्फ नरेंद्र मोदी की पसंद, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? विधायकों ने तो चुना है उनको। कैसे चुना, आप बताओ मुझे। ये केवल शिवराज जी ने प्रस्ताव रखा उनका। क्यों रखा? पर्ची से, पर्ची दी गई ना। असल बात ये हुई कि शिवराज जी हमारे विरोधी हैं, मैं कोई उनके पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अल्टीमेटली उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की थी, जो योजनाएं बताई थी, जो पब्लिक ने उनको उस समय एज ए मुख्यमंत्री सहयोग किया था, उसके विपरीत जब 160 से ऊपर विधायक आए, सदन बैठा, उनकी बातें हुई, उनके पर्यवेक्षक आए, तो मोदी जी की पर्ची आई। मोहन यादव तो तीसरी जगह बैठे थे, तीसरी रो में। तो असल विधायकों से थोड़ी पूछा गया कि कौन आपका मुख्यमंत्री होगा। पर्ची में से थोड़ी निकलता, वो तो वोट से निकलता, इसलिए पर्ची के मुख्यमंत्री। पैराशूट मुख्यमंत्री
पैराशूट भी कह सकते हो, ऊपर से भी उज्जैन के ही हैं, पैराशूट और पर्ची के आप बता रहे हैं, 3 बार के विधायक हैं, शिवराज जी के मंत्री थे, शिवराज जी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। बातें कई उनको बचाने की भी है, पर सच यही है जो मैंने बोला कि वो उज्जैन के ही थे, मेरे भी दोस्त हैं, मेरे ही पास के थे, मेरे ही विभाग में जहाँ मिनिस्टर था वो भी थे, वो अपनी जगह। पर विधायकों ने उनके नाम पे वोट नहीं लिए हैं, न जनता ने उनके नाम पे वोट दिया किसके है। नाम पे वोट पड़ा है? नेचुरल है, स्वाभाविक है, शिवराज सिंह चेहरे थे। बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोहन यादव कहाँ सिनेरियो में थे? मोदी जी नहीं थे, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है, वो तो ये कहते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं मोदी जी की जीत है, तीनों राज्यों में जीते, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। हाँ, तो मोदी जी ने ऐसा क्या किया, देश को डिलीवर किया जो उनके नाम पे वोट दें? उन्होंने जो 2014 में बातें की थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो महंगाई तो वर्ल्ड में पहले 25 देशों में सबसे महंगे हो गए हम। उन्होंने कहा था बहुत हुआ बेरोजगार, अब की बार मोदी सरकार वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। उन्होंने काले धन की बात की थी, स्विस बैंक की बात की थी। नहीं, मोदी जी के नाम पे किस बात के वोट थे, ये पूछना चाहता हूं। आप और हम बात करते हैं देशवासियों को क्यों वोट देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, और क्यों वोट नहीं देना चाहिए नरेंद्र मोदी। 3 राज्य जीते वो, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जीते। ऐसे में ये कहना कि सिर्फ शिवराज जी की जीत थी। मध्य प्रदेश की बात है, मैं इस बात को बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, बीजेपी की जीत कम थी और हमारी हार ज्यादा थी, कांग्रेस की हार ज्यादा थी। मैं हमारे फेल्यूर को इंगित करता हूं, ये बीजेपी के हित और अधिकार की बात थी नहीं। बीजेपी ने तो लोकतंत्र की तब भी हत्या की थी, बीजेपी ने विधायकों की मंडियां तब भी लगाई थी, बीजेपी करप्शन में नंबर 1 तब भी थी, बीजेपी ने 30,000 रजिस्टर्ड झूठ सीएम ने तब भी बोले थे, शिवराज सिंह ने बोले थे, जो बोला कभी नहीं किया। वो जो हम अचीव नहीं कर पाए, पीछे रह गए, बीजेपी अचीव कर पाई, उसमें उनका योगदान कम, हमारा फेलियर। अच्छा, शिवराज जी को क्यों हटा दिया नरेंद्र मोदी ने? ये अगर आप ये क्या आरोप लगा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी का जो ग्रूमिंग हुई है वो लोकतंत्र के बिलीव के साथ हुई नहीं है। उनकी जो ग्रूमिंग हुई है वो लोकतंत्र से ज़्यादा राष्ट्रवाद या तानाशाही या डिक्टेटरशिप पे हुई है। आरएसएस में कभी इलेक्शन नहीं होता है, वो उसके प्रचारक रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी विपक्ष के लिए भी ऐसा करते हैं कि लोकतांत्रिक मर्यादाएं तार तार हो, वही सिनेरियो अपनी पार्टी में भी चलाने लगे हैं। ये जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या है, ये क्या बताता है? ये उन्होंने कहा हाँ मैंने भेजा है इसलिए बनेगा, ये एक तरह से डिक्टेटरशिप थी, क्योंकि वोट उनके नाम पे पड़ा। वो कहते हैं मेरे नाम पे वोट पड़ा, बीजेपी कहती है, तो हमने चुन दिया। बस यही तो बात है ना, मैं, मेरा नाम। ऐसे ही तो रावण कहते थे, ऐसे ही अहंकार जब भी आता है वो यही मैं कह के तो आता है। ताकत जो बताता है व्यक्ति, जो अपनी जो वो ऐसे ही बताता है जैसे। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में कितना % रोल, योगदान शिवराज का, कितना % मोदी का? नहीं, मैं इन बातों में क्यों जाना चाहता हूं। मैंने कहा उसमें उनका योगदान, शिवराज जी की जीत थी। नहीं, हमारा योगदान था, हमने जैसे प्ले करना था नहीं कर पाए, इसलिए वो जीते। मैंने ये कहा, मैंने उनके और इनके पर फिर भी, चूंकि लोकतांत्रिक एक मर्यादा होती है, एक लोक व्यवहार होता है, उसके अंतर्गत शिवराज जी चेहरे थे। हार गए आप? किसने हरवा दिया? मैंने इसके कई कारण हो सकते हैं। मैंने एक लाडली बहना का बताया आपको कि सबसे ज्यादा 10% वोट बहनों के उनको ज्यादा मिले। बड़ी हार का कारण एकमात्र रहा, जिस तरीके का मैनेजमेंट हम सबको मिलकर करना था, शायद हमारी उसमें सामूहिक चूक हुई। मैं किसी व्यक्ति या किसी व्यवस्था पे प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ, उसमें मैं भी हिस्सेदार था, मैं अलग नहीं हो सकता। एकजुट होकर नहीं लड़ पाए? हाँ, जो भी समझे हम, मतलब एक भावना थी, पर अल्टीमेटली जो बीत गई सो बीत गई। अब है लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में जो इनने विधानसभा में बोला था आज तक पूरा नहीं किया, जो 14 में मोदी जी ने देश को बताया था वो आज तक पूरा नहीं किया। अब भावना पे वोट लेना चाहते हैं, नफरत पे, घृणा पे। 2 बार नफरत और घृणा पे वोट मिला, अब लोग समझ गए हैं, वो एहसास करते हैं इस बात का कि देश का प्रधानमंत्री 10 साल बाद कैसी भाषा बोल रहा है। अब नहीं समझ में आता, मोदी जी के भाषण से लोग बोर हो गए। आप अभी मंगलसूत्र वाले बयान की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उससे पहले अभी हमारे दमों में आए थे 3000 लोग इकट्ठे हुए, उससे पहले पिपरिया में आए थे 5000 लोग इकट्ठे हुए। अभी रोड शो है यहाँ, स्कूल के बच्चों को, सब दूर कॉलेजों के बच्चों को चिट्ठियां लिखी जा रही, फोन किए जा रहे हैं। हमने आज शिकायत की है चुनाव आयोग में। ये स्थिति क्यों बन रही है? ये इसलिए बन रही है कि नरेंद्र मोदी जी मीडिया के, पब्लिक आर्थिक धन बल के एक सिनेरियो, एक आडंबर खड़ा करके जीतना चाहते हैं, आंखों में धूल झोंक के जीतना चाहते हैं।
डिलीवर कुछ नहीं किया। पहले चरण में वोट कम क्यों पड़ा है? क्या आप उसकी तरफ कोई इशारा कर रहे हैं? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी से लोग व्यथित है, दुखी है, परेशान है और उनके राज से है। घर घर में यातना उनकी, महंगाई की, बेरोजगारी का। उनका बेटा जो नशा करके आता है तो परिवार नहीं देखता है कि नरेंद्र मोदी निकला, उनका वोटर नहीं निकला, आप ये कह रहे हैं? 100%। इस बार 29 में से कितनी सीटें जीत लेंगे आप? 50%। आधी सीटें जीत लेंगे? बिल्कुल। पिछली बार एक आई थी। हाँ। उससे पहले कितनी आई थी 2014 में? उससे पहले 2014 में हमारी 13 आई थी। लोकसभा की बात कर रहा हूँ। हाँ। कितनी? 13? हाँ नहीं, उससे पहले 2 आई थी, उससे पहले 13 आई थी। हाँ, मैं 2009, 14 और 19 के 14 और 19 में तो देख ही रहे हैं आप हाल क्या है। इस बार कैसे आप आधी जीत? देश में भी ऐसा हुआ था। नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया लोगों ने, उनकी बातों पे किया, काले धन पे किया, अच्छे दिन पे किया, सबका साथ सबके विकास पे किया। पर हुआ क्या 10 साल में? देश ये भी तो क्या कारण है कि देश की मीडिया पे आरोप लगने लगे, गोदी मीडिया कहा जाने लगा, मोदी मीडिया। क्यों हुआ ऐसा? क्या कारण है कि 75 साल आज़ादी का है, जब 10 साल नरेंद्र मोदी जी को इतना बहुमत मिला देश में बहस है लोकतंत्र बचाने का, देश में बहस है संविधान बचाने की। वोट अगली बार 29 में चुनाव कैसे होंगे, क्या होंगे, पता नहीं है लोगों को। लोग व्यथित है। 70% लोग असहज है नरेंद्र मोदी जी की इस व्यवस्था पे। आप ये देखो, देश में बहस आरक्षण बचाने की हो रही है। देश में बहस किस बात की हो रही है? आप इस बार एकजुट होकर लड़ पा रहे हैं चुनाव, जो विधानसभा में नहीं कर पाए आप? एकजुट है इस बार कांग्रेस? 500% एकजुट। पर कमलनाथ जी तो अपनी सीट तक सीमित हैं, दिग्विजय जी अपनी सीट तक सीमित हैं, आप अकेले दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये भी बात सही नहीं है। चूंकि चुनाव अपना खुद लड़ता है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। उस पर भी पहले चरण का था, उसके बाद कमलनाथ जी 3 दिन से दौरे कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का चूंकि इलेक्शन चल रहा है, उसके पहले वो हम सब साथ गए थे। मैं कमलनाथ जी के चुनाव में, नकुलनाथ जी के चुनाव में मैं खुद फॉर्म भरवाने गया था। ये बात, ये भावना मैं समझता हूँ कि एकजुटता की या इसकी कहीं दूर दूर तक बू भी नहीं है, एक साथ है। और उससे पहले देश के, प्रदेश के आम जन बीजेपी से ठगे हुए हैं, वो भी अपना बदला लेना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो इतने सारे नेता आपकी पार्टी छोड़ छोड़कर बीजेपी में क्यों जाते? कमलनाथ और नकुलनाथ तक बीजेपी में जाने वाले थे, ऑलमोस्ट चले गए थे। मैं समझता हूं कि अभी पंजे पे चुनाव लड़े नकुलनाथ, हमने सबने वोट मांगे, 1.5 लाख से जीतेंगे भी सही। अब वो बात आज है, जो कल बीत गई उसकी बातें करने से तो न मुझे फायदा है, न देश को, न प्रदेश को, न आपको। बीजेपी में जाने की उनकी चर्चा जोरों पर थी। नहीं, आपकी कल्पना थी। मैंने तो अपना वक्तव्य जब भी दिया था, कमलनाथ कांग्रेस के थे हैं और रहेंगे, वो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र हैं, मैंने वक्तव्य दिया था। मीडिया के सामने तो मना कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, कुछ भी कहने से इनकार कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया जा रहे हैं बीजेपी में, नहीं जा रहे, बोले अभी कुछ नहीं है, बाद में बताएंगे। मतलब गोल गोल बातें कर रहे थे। मतलब इन बात छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलके नई कहानी। जो बात बीत गई सो बीत गई, उसका क्या लाभ, क्या हानि, क्या प्रदेश को, क्या हम पार्टी को। अभी वो हमारी पार्टी से पंजे के चुनाव पे, चिन्ह पे चुनाव लड़े हैं, 1.5 लाख से ऊपर जीतेंगे, ये मुझे पता है। स्ट्रेटेजिक हम उनके साथ पूरी प्लानिंग करके हमने चुनाव लड़ा है। अब ये पुरानी बातों को खुरेद के आज कोई निकालने को कोई मतलब नहीं होता। थोड़ा और पीछे आपको ले जाता हूं। कमलनाथ की सरकार आई, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया सरकार बनाने का, क्यों सरकार आप चला नहीं पाए, क्यों गिर गई सरकार? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने नया भारत बनाया है, जिसमें विधायकों की मंडी लगी है। 17 सरकारें और भी गिरी थी, 500 विधायक बेचे खरीदे गए, 200 सांसद, पूर्व सांसद दल बदल हुए। ऐसा नया भारत की कल्पना भारतवर्ष को नहीं थी, कांग्रेस पार्टी को भी नहीं थी, मध्य प्रदेश में उस समय हमें भी नहीं थी। इसलिए पहली बार जब आदमी ठगा जाता है, फिर थोड़ा सा समझता है और देखता है और आगे निर्णय लेता है। तो इसलिए कभी कभी एक्सीडेंट होता है, हो गया। मतलब आप कह रहे हैं आपके जितने विधायक टूट कर गए वो सब बिक कर गए? मैं नहीं कहता हूँ, देश कहता है। तो मंडी नहीं है तो क्या है ये कि पूरे देश में 500 विधायक इधर उधर हुए, सब पे एलिगेशन 50-50 करोड़ के लगते हैं, 25-25 करोड़ के लगते हैं। यही नहीं लगते हैं, पूरे प्रदेश, अन्य प्रदेशों में भी लगते हैं। यहाँ 25 करोड़ में बिके विधायक? मैं यहाँ की बात तो 100% बिके, पर पूरे देश में भी बिकते हैं। इसको आप आश्चर्यचकित करके मुझे गुमराह मत करें, जनता भी जानती है, मीडिया भी जानती है। मैंने अभी तक रेट नहीं सुना था, ये रेट तो आपने ये भी बता दिया 25 करोड़ में बिके हैं यहाँ विधायक। ये भी कम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी बिक सकते हैं, बिके हैं। मोदी जी ने कर, सिंधिया जी भी बिक गए, ये जग जाहिर है। उन्होंने कहा था मैं जनसेवा के लिए, खैर पुरानी बात है, अब मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा था मैं पद के लिए नहीं जनसेवा के लिए गया हूँ, फिर पद भी लिया
मंत्री भी बने। वो तो कह रहे मेरा अपमान हो रहा था। पुरानी बातों से तो कोई फायदा नहीं, आप नए बातें पूछो ना। नहीं, वो तो आज भी बोलते हैं सिंधिया जी खुलकर। मैंने अभी उनका इंटरव्यू किया 15 दिन पहले। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए थी, लेकिन मेरा अपमान हुआ। उन्होंने कहा सड़क पर उतर जा, मैं उतर गया। किस बात के लिए सड़क पे उतरे हो? क्या विषय था? उन्होंने कहा अतिथि विद्वानों को नियमितीकरण नहीं करेंगे तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। तो नियमितीकरण तो आज भी नहीं हुए हो। उन्होंने कहा किसानों का ऋण माफी नहीं होगा पूरा तो मैं सड़क पे उतर, तो आज भी नहीं हुआ है। तो ये बातों से क्या फायदा? क्या कुर्सी चाहते थे क्या सिंधिया जी? वो क्या चाहते थे? आपकी इतनी वो क्या चाहते थे वो तो उनसे पूछना चाहिए। ये तो मेरा उत्तरदायित्व है। आपकी पार्टी उनको गद्दार कहती है कि गद्दार हैं, पीठ में छुरा भोंककर सरकार गिराकर चले गए। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते। मैं समझता हूं कि वो घटना घटी, उसके बाद उपचुनाव हुए, फिर जनता ने जनादेश दिया, बीजेपी को उसमें आगे सफलता मिली। अब वो पीरियड चला गया। अब मैं सोचता हूं कि जो आज पीरियड है उसमें वो बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे विरोधी दल के साथ है, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं। मैं उनको व्यक्तिगत क्रिटिसिज्म भी करूंगा तो अल्टीमेटली ना मेरा पार्टी का और प्रदेश का तीनों का फायदा नहीं होगा। पर इतना जरूर है, जो है सर्वविदित है, सबने देखा है। कमलनाथ जी को सीएम बनाने का फैसला उस समय सही था? 100% होगा। विधायकों ने किया था, मैं भी था उसमें। मतलब सिंधिया जी का अपमान नहीं हुआ ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं क्या किस कारण क्या था वो तो पता लगे ना कि क्या अपमान क्या होता है राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में क्या होता है अपमान। क्या वो सीएम बनना चाह रहे थे इसीलिए चले गए क्या? ये मुझे क्या पता, उनसे पूछो। बाकी लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए बात सिंधिया जी की नहीं है ना, जीतू पटवारी। देखो एक एक करके सारे के सारे मैं नाम गिनवाऊं आपको। ये भी इसको मैं थोड़ा डिटेलिंग कर दूं आपको कि मैंने जैसा कहा, मोदी ने नया भारत बनाया है। इसमें लोगों के विचार के साथ लोग अपनी जगह टिकते नहीं है। ये इसलिए नहीं होता है कि मोदी की ईडी है, सीबीआई है, प्रशासन है, ब्लैकमेलिंग है, डराना है, धमकाना है। अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में जितने लोग गए हैं, जब पिछली बार 5 साल में गए थे, वो करीब 65 लोग थे, विधायक से नीचे ऊपर। वो 65 लोगों में से 7 लोग जीवित राजनीतिक रूप से बचे, बाकी किस गर्त में पता नहीं है। ऐसे ही जब हम अभी विधानसभा चल रहे थे तो हमारे पास 45-46 विधायक लेवल के लोग आए, 500, 800, 2,000 गाड़ियां लेके 20 हज़ार की मालाएं लाते थे, हम पहनाते थे। उससे चुनाव पर कोई असर नहीं आया। हमारे बीजेपी जीती, आए हमारे पास थे। अभी जो जाना आना चल रहा है, ये जाना आना है प्रशासनिक व्यवस्था के साथ, जिनका रेते का काम है, जिनका रॉयल्टी का काम है, जिनका क्रेशर का काम है, जिनका परिवहन का है, शराब का है। मैं तो नेशनल लेवल बात कर रहा हूं। शराब का, ये मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं मैं। पर मैं राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड की बात बता रहा हूं। देखिए आप भी देखो ऐसा है, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं जी। एक एक करके देखिए ना, सिंधिया तो मैंने एक नाम गिनाया, आप थोड़ा और पीछे जाइए तो जितिन प्रसाद, सिंधिया गए, सचिन पायलट ऑलमोस्ट चले गए थे। एक मिनट, सिंधिया गए, पद नहीं लिया। आरपीएन सिंह गया, पद नहीं लिया ना। फिर वो जितिन प्रसाद जी गए, पद नहीं लिया। हाँ लिया। फिर नेचुरल पद के लिए गए। ये समझने की बात तो आपको समझना, सत्ता उधर दिखी उधर चल दी है। जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने की ताकत नहीं है, जिसमें विपक्ष पर रहकर जनता की लोकतंत्र की दूसरी पटरी पर काम करने की हिम्मत नहीं है, वो ऐसा करेंगे? ऐसा ही तो देश बना दिया नरेंद्र मोदी ने। चिंता ये करनी चाहिए आपको, मीडिया को भी करनी चाहिए। वही जो राहुल गांधी कहते हैं कि हमें लड़ने वाले चाहिए, डरने वाले नहीं चाहिए। राहुल गांधी तो देखो एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप कितना भी क्रिटिसिज्म आप लोगों ने किया, मीडिया ने भी किया, सोशल मीडिया से मोदी जी ने भी करवाया, पर उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। वही परिवार का उन्होंने एहसास कराया देश को और दुनिया को कि हम शहादत देने में भरोसा करते हैं। बताओ आप, पिछले 200 साल में ऐसा एक व्यक्ति जो 4000 किलोमीटर पैदल सिर्फ प्रेम प्यार मोहब्बत की बात करते हुए चल दिया, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी नज़र में आता है? इतिहास में कोई नाम है 200 साल में हो तो बताओ आप मुझे। तो मैं मानता हूं, और फिर कैसी भी परिस्थिति हो, कभी अपने आचार से विचार से डबलिंग नहीं हुई, दिमाग में डबल माइंड नहीं हुआ। उन्होंने जो कहा देश के हित के लिए कहा, और हमेशा वो सच हुए। कई बार उनकी बातों को आपने क्रिटिसाइज किया, मजाक उड़ाया, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया, क्योंकि इस देश में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पर उसको भी गालियां खानी पड़ रही नरेंद्र मोदी के कारण। रोज उसको गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया, लालची मीडिया, रेवेन्यू मॉडल ऐसा जो सरकार, ये क्यों हो रहा है?
ये इसलिए कहा जा रहा है कि देश का सिनेरियो ऐसा बना दिया जहां राजनीतिक मूल्यों का, सार्वजनिक जीवन के मूल्यों का, जर्नलिज्म के मूल्यों को घटा दिया गया है, और ये चिंता है देश के लिए। आपने राहुल गांधी की इतनी तारीफ की। नहीं, तारीफ नहीं की, मैंने सच बोला। देखिए, मैं मानता हूं उन्होंने मैंने क्या गलत तारीफ की वो बता दो। मैं बताता हूं, मैं सहमत हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, सड़क पर उतरे हैं। पहले उनकी छवि थी कि ट्विटर पे रहते हैं, छुट्टी पे रहते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। उस छवि को उन्होंने तोड़ा जी, लेकिन उसके बावजूद जनता तो उनका साथ नहीं दे रही। चुनाव कहां जीत रहे हैं? जब तक नेता चुनाव ना जीते तब तक हम ये कैसे कह दें कि बड़ा नेता बन गया या जनता ने उसको स्वीकार कर लिया? बिना जनादेश के क्या फायदा इस मेहनत का? नरेंद्र मोदी बीजेपी में कितने साल से काम कर रहे हैं? इतिहास 20, 25, 30 साल का है, ज्यादा का है, 50 साल का है। फिर कांग्रेस वो जब भी थे, और कांग्रेस क्यों जीतती थी? अभी 10 साल यूपीए की सरकार थी, जब भी तो नरेंद्र मोदी बीजेपी में थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। तो दौर दौर की बातें, जब हम 10 साल रह लिए, अब वो रह लिए, अब हम फिर आएंगे इसी चुनाव में, फिर मेरा इंटरव्यू करने आना, 500% आएंगे, और केंद्र में भी आएंगे। अभी रिजल्ट पहले जो 102 सीट का इलेक्शन हुआ, उसी का तो असर है। नरेंद्र मोदी जी की भाषा बदल गई, हमारे प्रधानमंत्री जी की, जो मंगलसूत्र से लेके नफरत, घृणा, नॉन वेज सब पे आ गए। ये क्यों हो रहा है? ये देख रहे हैं रिजल्ट। पर राहुल गांधी ने कहा था ना, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात तो उन्होंने कही है ना, आर्थिक सर्वे कराएंगे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे, उसके बाद उनसे लेके और बाकियों में बांटेंगे, तो उनको मौका मिल गया। नहीं, बात यह है, आप ये बताओ कि इस देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति चली गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो गरीब आदमी जो गरीब होता जा रहा है, क्रांति नहीं लाएगा? आप मुझे ये बताओ कि इस देश में जो सबसे बड़ा वर्ग है किसान, वो कर्जदार है, और 50-25 उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर दिए, तो ये किसान के बच्चे एक दिन क्रांति नहीं लेके आएंगे? इस देश में 80% बच्चे बेरोजगार हैं, उनके हाथ में काम नहीं है, वो रोज नशा करते हैं, और उसके माता पिता खून के आंसू रोते हैं। तो ऐसे में ये देश विश्व गुरु बन जाएगा? ये बातें अगर राहुल गांधी जी इसको करते हैं कि सरकार के माध्यम से इनको सहायता करनी चाहिए, तो क्यों गुनाह करते हैं? अगर इतनी नाराजगी है, हमने ये कहा पढ़े लिखा बच्चा है तो 1 लाख रुपए अगर उसको सरकार दे साल का अपनी स्किल तैयार करने के लिए, उससे वो रोजगार जनरेट करे, तो कोई गुनाह कर दिया? ये गुनाह कर दिया है कि 5,000 8,500 रुपया इस देश की आधी आबादी, जिसको आर्थिक सक्षम बनाकर मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाना एक महिला को, ये आर्थिक संबलता आएगी तभी संभव है। तो क्या इस तरह के क्रांतिकारी कदम की बात करना ये नरेंद्र मोदी को शोभा नहीं देता? अगर इतनी नाराजगी है, फिर तो कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें आनी चाहिए इस बार, और इंडिया गठबंधन को आपके 250-300 तो आनी चाहिए। अरे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की आप 250-300 की बात करते हो? कितनी सीटें आप बता रहे हैं? सरकार बनाएंगे, ये मोदी अब की बार 400 पार। हाँ। ये क्या है? ये है अहंकार, ये अहंकार है रावण जैसा। तो मुझसे ऐसी भाषा आप अपेक्षा रखते हैं कि मैं भी वही भाषा बोलूं जो मोदी बोलते हैं या बीजेपी बोलती है? सरकार आएगी 500%। और कांग्रेस पार्टी की देश में कितनी सीटें आएंगी? एमपी में आपने बता दिया 29 की आधी। ये गठबंधन की बातें हो रही है। अब कांग्रेस की मैं अलग अलग बातें करने, जैसे मध्य प्रदेश में हमने कहा कि ऐसी आई, छत्तीसगढ़ में। असल बात यह है कि आप कहां से नरेंद्र मोदी को 400 सीटें देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में 1 सीट थी हमारी, अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। ओके। 1 बढ़े, 1 से हम 8 बढ़े, 5 बढ़े, 4 बढ़े, वो 29 कहते रहेंगे, कहते रहे। छत्तीसगढ़ में हमारी 1 सीट थी, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में हमारे पास कुछ नहीं था, वहां से आगे बढ़ेंगे। ये 20-25 सीटें बीजेपी की कम होगी ना, किसकी होगी? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवहार में, अब साउथ में तो इनकी मेरे ख्याल से झंडे भी नहीं लग रहे हैं अभी। जब मैंने कहा दमोह 5 बार से बीजेपी जीती, वहां 3,000 लोग इकट्ठे हुए। ये कैसे एहसास करते हैं इस बात का कि हमें सारी सीटें मिल रही है? तो ये कहना, ये अहंकार में रहना, या आत्ममुग्ध रहना, या मीडिया के सिनेरियो बना के लोगों पर अलग तरह का भ्रमजाल फैलाना, ये बीजेपी को मुबारक हो। समय आएगा, जनता जो कहेगी वो सर माथे पे हो। आखिरी चुनाव है देश में ये। खड़गे जी भी कहते हैं, बहुत सारे नेता आपके कहते हैं, हाँ, इसके बाद तानाशाही आ जाएगी। ये खड़गे जी नहीं कहते हैं, बहुत सारे नेता नहीं कहते। अनंत हेगड़े कहते हैं हम संविधान बदलेंगे। अनंत हेगड़े बीजेपी के नेता हैं। अगर सर्च करोगे तो 20 नेता और मिलेंगे, और पीछे चले जाओगे तो आरएसएस के सिनेरियो में बहुत सी बातें ऐसी आएगी। उसके आरएसएस के एजेंडे को मोदी फिलफूल करना, नोटबंदी क्या था? तो आप तानाशाही आने क्या है ये नई शिक्षा? आप आने देंगे तानाशाही?
हम तो वो लोग हैं, हम तो उस विचार को जीते हैं जिसने देश आज़ाद कराया तो शहादतें देते ही रहे, यही कांग्रेस का विचार था। देश की उन्नति करनी पड़ी तो इंदिरा जी, राजू जी दोनों ने शहादत दी, यही तो देश का विचार था। लोकतंत्र बचाने की बात आएगी, तानाशाही के अगेंस्ट आएगी तो मैं खुद भी शहादत दूंगा, मेरे जैसे अरबों लोग देश के देंगे, चिंता मत करें, आप भी हो सकते हैं उसमें शामिल। ईवीएम के बारे में कुछ राय बदली है आपकी? क्योंकि जहां जीतते हैं वहां तो कुछ बोलते नहीं है, जहां हारते हैं फिर ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगते हैं। ईवीएम को लेकर मैं ख्याल है लंबा विषय हो जाएगा। दिग्विजय जी बोले ना, विषय ईवीएम का नहीं है, ईवीएम के से विश्वास का है विषय। ये लोकतंत्र में है क्या? भरोसा, जनता का भरोसा। अगर उस भरोसे को हम डगमगा देंगे, भरोसा, ईवीएम में वोट कहाँ जाता है पता नहीं है, अगर ये 50%, 60%, 70% लोगों को लगने लग गया, मतलब विश्वास डगमगा रहा है, तो लोकतंत्र पे से विश्वास ही नहीं रहेगा, फिर पाकिस्तान जैसा लोकतंत्र चाहेंगे क्या? आप कैसा देश चाहते हो? मैं मानता हूं कि इस तरह का सिनेरियो जिसपे भरोसा रहे जनता को, वो होना चाहिए। अब ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो बैलेट पेपर पे भी लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी जी को, डर कैसा है? अगर जीतना ही है, लोग पसंद ही कर रहे हैं, तो ईवीएम पे नहीं हो तो बैलेट पेपर पे जीत जाएंगे। और जहां जीतते हैं वहां तो आप सवाल उठाते नहीं है, हारते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ईवीएम खराब है। सवाल मेरे या मेरी पार्टी के या मेरे जैसे कई समूह के नहीं है, सवाल देश का है ये कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रणाली, वोट की प्रणाली, चुनाव की प्रणाली पर से भरोसा उठ रहा है, तो ये देश की परेशानी आएगी ना आगे पीछे, इसलिए इस लोकतंत्र को बचाने का एक पहल है। ओके, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे जीतू पटवारी इस बार? क्या लड़ना चाहते थे? बहुत मन था मेरा लड़ने का, पर मेरी पार्टी जो निर्देश देती है, आदेश देती है, जो काम देती है वो मैं करता हूँ। अब यही मैंने कोशिश की थी कि मुझे लड़ाया जाए, पर मैं मानता हूँ कि शायद कुछ अच्छा सोचा होगा उन्होंने। क्योंकि बीजेपी में तो देखा होगा आपने, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा दिया, उनको राज्य में मंत्री बना दिया। 45, हाँ बीजेपी ने किया ये, 45 राज्यसभा सांसदों को लोकसभा लड़ा रहे हो, हाँ तो कर रहे हो, वो अपनी जगह है। अभी तो जरूरत थी कि कांग्रेस भी सारे अपने हैवी वेट जो नेता हैं नहीं, हमारे लगभग सब लोग लड़ रहे हैं, 2-3 लोगों को छोड़ दे तो सब लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी में एक आध और कोई। ओके, अब मेरा रैपिड फायर राउंड है। जी बता। छोटे छोटे सवाल आएंगे, आपको छोटे छोटे जवाब देने होंगे। बिल्कुल। ओके, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप अब तक का किसे मानते हैं? इंदिरा जी और मनमोहन सिंह जी दोनों को। ओके, बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं अब तक का पूरे देश में? पूरे देश में अभी मेरा दोस्त है रेवंत रेड्डी, अच्छा है। ओके, और पुराने अगर कहें तो? पुराने में भी अशोक गहलोत। ओके, मध्य प्रदेश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? मैं 90 से पॉलिटिक्स में हूँ, यानी 2000 से, तो 2000 में मैंने दिग्विजय सिंह जी को देखा, शिवराज सिंह जी को देखा, थोड़े दिन के लिए उमा भारती और उनको देखा, और अब मोहन यादव को देखा। चुनना मुश्किल है? नहीं, चुनना तो मुश्किल नहीं है, मतलब मैंने जितने कार्यकाल देखे उसमें एज ए व्यक्ति तो सभी अच्छे होंगे, पर डिलीवरी आप पॉइंट से मैंने अर्जुन सिंह जी का बहुत नाम सुना। ओके, रेवंत रेड्डी का जिक्र किया आपने, दोस्त हैं आपके? कब से दोस्ती है? कई साल हो गए। कैसे मुलाकात हुई थी? वो जब कांग्रेस में आ रहे थे तब से मेरी दोस्ती उनसे, आए नहीं थे। अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, अभी तो वो 6 गारंटी पर लगे हुए हैं जो उन्होंने दी है पब्लिक को। इस बार जो उन्होंने जितवाया, लगता है उनकी वजह से जीते, उनका रोल अच्छा था उसमें? हाँ, एग्रेसिव लीडर है और अच्छा स्पष्ट सोच के है और लड़ने का मादा है, और उसके लिए सब कुछ कर जाते हैं, तो अच्छे तो है। और लोकसभा में कर देंगे इस बार कमाल तेलंगाना में? जब हम कह रहे हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो कमाल नहीं करेगी तो कहां से बने? देश का सबसे तेज युवा नेता आप किसे मानते हैं? सबसे ब्राइट, जिसका भविष्य आपको खूब बढ़िया लगता हो कि ये कुछ आगे जाके करेगा, आप अपना नाम भी ले सकते हैं। नहीं, सचिन पायलट। सचिन पायलट? और बीजेपी में चले गए तो वो अपनी जगह हो। चले गए थे एक दिन, याद नहीं है मानेसर चले गए थे वो, बहुत सारे विधायकों को लेके, जब बगावत हो गई थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक नेता इस देश का आप किसे मानते हैं? सबसे ऊर्जावान, तो लगता है यार ये हमेशा इतना काम करता रहता है। नितिन गडकरी। हाँ, नितिन गडकरी। गडकरी जी पसंद है आपको? गडकरी जी खूब अच्छा आदमी, मानना पड़ेगा। कांग्रेस में होते हुए आप बीजेपी के मंत्री की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, इसमें क्या है, काम करने वाला, एनर्जेटिक आपने बोला था। ओके, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, सबसे ज्यादा मेहनती नेता कौन है? राहुल गांधी।
सबसे ज्यादा फिट नेता कौन है? राहुल गांधी। देखा है आपने कभी उनको कसरत करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए? मैंने तो खूब देखा है, वो सारी बातें नहीं बताऊंगा। सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है? अन्याय सबसे ज्यादा जिसके साथ हुआ हो? राहुल गांधी। राहुल गांधी। नहीं होना चाहिए, गलत होता है उनके साथ, गलत, उनको लोग गलत समझते हैं, गलत पेश करते हैं। राहुल गांधी जी का जो जीन है, जो उनका डीएनए है, वो संघर्ष का है और वो आज से नहीं है, उनकी 5 पीछे की पीढ़ियों से है। तो मैं मानता हूं कि जब वो ये सब होता है और फिर भी वो लड़ते हैं, तो वो न अपने लिए कुछ करते हैं, न किसी जो करने वाला उसको भी कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि देश के प्रति मेरा दायित्व है, इस देश के लिए मुझे मेरे जो पूर्वजों ने किया है मुझे भी करना। ओके। तो उसके आधार पे वो अपना वर्क करते हैं। क्या राहुल गांधी पीएम बनेंगे? 100%। कब बनेंगे? बस गठबंधन, इस गठबंधन में बन जाएंगे। प्रियंका पीएम बनेंगी? अभी तो राहुल गांधी बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या इंडिया का पीएम फेस बना देना चाहिए या राहुल गांधी को बना देना नहीं, चाहिए? ये गठबंधन नहीं, ये अभी ये वो मेरा व्यक्तिगत विचार था जो मैंने राहुल जी के लिए किया। ठीक है। पर गठबंधन की भावना ये कहती है कि जो भी परिस्थिति बने उसके हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे। ओके। क्या जीतू पटवारी एमपी के सीएम बनेंगे? थोड़ी जल्दी हो रही है। क्या जीतू पटवारी दिल्ली जाकर काम करना चाहेंगे? पार्टी जो काम देगी सब करूंगा। ओके। क्या कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे? कभी नहीं। नकुलनाथ जाएंगे? कमलनाथ नहीं जाएंगे। ओके। क्या नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे? इंडिया गठबंधन के पीएम बनेंगे। क्या अमित शाह कभी पीएम बनेंगे? काल्पनिक बात है। क्योंकि अमित शाह ने कहा 10 साल तो पीएम मोदी ही पीएम रहने वाले हैं, 10 साल। तो अभी वो 75 वाले का क्या हुआ, जो उन्होंने कहा था 75 70 वो सब पर लागू नहीं होता है। वो सब पे नहीं हो रहा। नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे उन्हीं के नेता ऐसे हैं जिनको टिकट दिया गया है जो 70 पार है। तो जब वो अपनी बात पे ही कायम नहीं रहे तो फिर उनकी बात पे भरोसा क्या? क्या योगी जी कभी पीएम बन सकते हैं? ये भी काल्पनिक बात है। क्या सिंधिया कभी सीएम बन पाएंगे एमपी के? काल्पनिक बात। राहुल गांधी ने कहा था बीजेपी कभी सीएम नहीं बनाएगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मैं मतलब राहुल जी ने कहा अपनी जगह हो सकता है, पर किसके कहाँ भाग्य चल जाए कहते नहीं बनता है। यहाँ रहते तो शायद सीएम बन जाते। हाँ, मैं यही सुनना चाह रहा था। जीतू पटवारी तो कभी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे जैसे बहुत सारे नेता छोड़ गए। आपको लगता है ऐसा? मुझसे मेरे कार्य व्यवहार, बात, भाषा, मेरी भावना, ऐसे ऐसे प्रवक्ता आपके, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ, ऐसे ऐसे नेता जो टीवी पर सालों तक 5 साल 10 साल 15 साल पार्टी का पक्ष रखते रहे, वो रातों रात बदल गए। प्रवक्ता नेता भी बड़े बड़े दायित्ववान होता है, उसकी मैं क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, पर मेरे 4 फादर से हम कांग्रेस में हैं। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और मैं मतलब विचार करके कांग्रेस पार्टी में आया। बहुत मरते दम तक आप पार्टी में ही रहेंगे? नहीं, मैंने ये मरते दम तक रहूंगा कि नहीं रहूंगा भविष्य के घर की बात है, पर पार्टी का, कांग्रेस का डीएनए है मेरे में, सोच है, उस तरह की आइडियोलॉजी अपने आप है, मेरे परिवार की ग्रूमिंग ऐसी है। ओके। मैं कट्टरता के खिलाफ रहता हूँ, मानवता के साथ रहता हूँ। भगवान राम कृष्ण का प्रेम, प्यार, मोहब्बत की जो भावना है उसको जीता हूँ। दया, त्याग, बलिदान, दूसरों के लिए देना, ये मेरे पिता ने मुझे सिखाया है। तो मैं उस प्रोसेस से आया हूँ। ओके। मेरे को आज तक बीजेपी कभी अप्रोच भी नहीं कर, नहीं किया कभी? ऑफर नहीं आया? कभी नहीं। अच्छा, हिम्मत नहीं हुई? हाँ, क्योंकि आएगा ही नहीं है। बिल्कुल। क्या शिवराज को हटाकर बीजेपी ने भूल की? ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। मोहन यादव को सीएम के तौर पर कितने नंबर देते हैं? -10। -10? माइनस में क्यों? अभी तो आए हैं, 4-5 महीने हुए हैं। तो 5 महीने का परफॉर्मेंस से बोल रहा हूँ। शिवराज को कितने नंबर देते हैं? शिवराज अच्छे व्यक्ति थे। कमलनाथ? वो और अच्छे व्यक्ति थे। और अच्छे? नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया। 10 में से कितने? नहीं, मतलब देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा महंगाई यहाँ है, देश सबसे ज़्यादा विश्व के कर्जे में यहाँ है, डॉलर के मुकाबले रुपया यहाँ गिरा है, काला धन बीजेपी में करप्शन के अगेंस्ट गया है, बॉन्ड के अगर आप परिप्रेक्ष्य में सीधा पैसा लिया है,
फिर अगर आप मानो तो जितने करप्ट लोग हैं जो हमारी पार्टी के भी थे, जिन पर मुंह भर भर के नरेंद्र मोदी ने गालियां दी, सब बीजेपी में हैं। फिर किस बात के नंबर देते किस बात के नंबर पे? ओके, दिग्विजय को कितने नंबर देते हैं सीएम के तौर पर? दिग्विजय सिंह जी जब सीएम थे, जब मैं पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव नहीं था, पर एज ए इंसान 100 में से 100 नंबर है। बहुत पसंद है आपको दिग्विजय जी? नहीं, अच्छे लोक व्यवहार उनका बहुत अच्छा है। वो तो बड़े विवादों में रहते हैं, ओसामा जी बोल देते हैं, आजमगढ़ पहुंच जाते हैं। पॉलिटिकल मैंने क्या कहा, राजनीतिक उनका अपना एक होगा, एज ए इंसान बहुत अच्छा आदमी। ओके, अशोक गहलोत क्यों हार गए थे? आपने कहा ना अशोक गहलोत बहुत अच्छा काम करते थे, आपको पसंद थे। हाँ, अशोक गहलोत जी भी इंसान बहुत अच्छे हैं, काम करने की शैली अच्छी है, लोगों को अटैच अच्छा करते हैं, और जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है सामने वाले को कि उनको पूरा रेफरेंस देते हैं। हार क्यों गए थे? मोदी जी की वजह से। लोग कहते हैं मोदी लहर थी, तीनों राज्यों में चली, तीनों हार गए। वो कांग्रेस पार्टी का वहाँ जो आपसी ग्रुपिज्म जो था, या आपसी जो खटापटी थी जो अखबार और टीवी पे आती थी, उससे हार गए वो। नहीं तो काम के आधार पे तो वो जीतते। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कश्मकश। ओके, भूपेश बघेल, मैं देख रहा था आपके ऑफिस में बघेल साहब के साथ आपकी फोटो भी है। भूपेश बघेल का जी का भी हारना आश्चर्यजनक है, पर मुझे लगता है कि वहां भी हमारा फेलियर ज्यादा था और बीजेपी का अचीवमेंट का कम, मतलब हम हारे हैं वहां, बीजेपी नहीं जीती है छत्तीसगढ़ में भी। अब मैं कुछ नाम लूंगा तो आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको वो बताना है, मतलब उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। राहुल गांधी, एक अच्छे इंसान। प्रियंका गांधी, एक समर्पित बहन। सोनिया गांधी, एक आइडियल माँ। मल्लिकार्जुन खड़गे, एक अच्छे लीडर। अरविंद केजरीवाल, झुंझारू आदमी। जुझारू, आपके सारे पार्टी के इन्हीं बड़े नेताओं को करप्ट बताते थे वो। 100% बताया होगा, पर जो है जुझारू वो है, झुंझने वाला। गठबंधन की मजबूरियां हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल की तारीफ करनी पड़ रही है। नहीं, मतलब झुंझारू भी है, और मैं मानता हूं कि देखो क्या है कि वो जो सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो लिया, वो अलग बात है कि ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो बोला, हमारे लिए बोला, कांग्रेस के लिए बोला, उस समय जिस तरीके की भाषा भाव, वो तथ्यहीन थे, अपने आप को ग्रूमिंग करने के थे, खुद को कुछ जगह पाने के थे, वो भी झुंझने की प्रवृत्ति में ही आते हैं सब। हम उसके लिए उनको क्रिटिसाइज करें, पर चूंकि आज भी आप देखो कि उनकी भी विचार हमेशा स्पष्ट रहते हैं, देखते रहते हैं। और मेरे को कोई गठबंधन का ज़्यादा, मैं तो राज्य की राजनीति में हूँ, केंद्र की में हूँ नहीं। जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे सच बोलना पड़ेगा, झूठने वाला व्यक्ति तो है। ओके, जेल में है वो, जेल से सरकार चल सकती है? गलत डाला उनको जेल में? नहीं, ये कानून की अपनी व्यवस्था होगी, उसमें जो होगा वो। गलत डाला जेल में केजरीवाल को? आपकी पार्टी ने तो यही स्टैंड लिया है। नहीं, बात यह है कि दो आंखों से करप्शन को कैसे देखा जाता है, वही नीति मध्य प्रदेश में थी, शराब नीति। हाँ। वही सेम, एक अक्षर भी नहीं बदला। हमने उसका विरोध किया था, शिकायतें की थी, उसको ईडीएफ, और उसी समय कोविड के समय ही थी, शिवराज जी लाए थे। सरकार गई, शिवराज जी लाए थे, और वही अरविंद केजरीवाल जी, वो जेल में, सेम। तो ये दो धारी कैसी? तो मतलब करप्शन यहां भी हुआ है शराब नीति में मध्य प्रदेश में? अरे ये तो सबसे बड़ा करप्ट राज्य है, हर क्षेत्र में, या नौकरियां में, मतलब 40 एग्जाम्स हुई, 40 के 40 में घपले, व्यापन जैसा कलंक हमारे ही माथे पे है मध्य प्रदेश के। हमारे यहाँ एक भी एग्जाम में जिसमें किसी न किसी कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है, होता ही होता है हमारे यहाँ पे। मैंने सब सेंसेक्स बता दी, मेरी अगली बातें जो हुई थी। ओके, मोहन यादव, पर्ची वाले सीएम, ये कहा था ना। मतलब अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं दिया है कि एक अच्छे मुख्यमंत्री हो। राजेंद्र शुक्ला, बहुत बढ़िया आदमी। हाँ। जगदीश देवड़ा, भला आदमी। दोनों डिप्टी सीएम्स की आप तारीफ कर रहे हैं। भला आदमी जो है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, या काम है ही नहीं उनके पास? काम का मैंने मूल्यांकन नहीं किया उनका, इंसान अच्छा है, मैंने बताया। शिवराज सिंह चौहान, हार्ड वर्क का। कमलनाथ, ब्रिलियंट आदमी। नकुलनाथ, सीधे आदमी। दिग्विजय सिंह, अच्छे
शार्प पॉलिटिशियन। दोनों में बनती नहीं है क्या, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में? मंच पे भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था ना इलेक्शन के टाइम पे, कपड़े फाड़ने वाला। 45 साल के दोस्त थे दोनों। दोस्ती है तो ये सब गलत बातें हैं कि बनती नहीं है? छोटी छोटी